स्वागत है दोस्तों आपका महामन अकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। लास्ट लेक्चर में आपने देखा कि चौधरी चरण सिंह किन हालातों में प्रधानमंत्री बने, उनके पहले का कार्यकाल क्या था, और लोग कितने कैसे कैसे प्रधानमंत्री बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, लाल बहादुर शास्त्री का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, इंदिरा गांधी का क्या था, मोरारजी देसाई का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था। आगे हम लोग देखेंगे कि और प्रधानमंत्री कैसे कैसे बने, उनकी क्या कहानियां थी, क्या क्या फैक्ट्स है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद दोस्तों आती है हमारी फिर से इंदिरा गांधी, और 1980 से 1984 तक रहती हैं। इंदिरा गांधी की भी मृत्यु एक बहुत ही क्या कहते हैं विवादास्पद नहीं कहेंगे उसे, बहुत क्लियर था कि उनके बॉडीगार्ड्स ने उन्हें गोली मार दी थी। हुआ क्या था दोस्तों, पंजाब में उस समय एक अलग टाइप का रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया था। रिवॉल्यूशन शब्द कहना गलत होगा कि रिवॉल्यूशनरी बहुत ग्रेट ग्रेट होते थे। कुछ एक ऐसी संगठन थी जो खालिस्तान की डिमांड करने लगे थे। उसमें लोंगो वाला अकॉर्ड भी साइन होता है, बहुत कुछ होता है। पर इंदिरा गांधी के खिलाफ जो थी, क्योंकि इंदिरा गांधी जब ऑपरेशन ब्लू स्टार करवा रही थी अजीत डोभाल की लीडरशिप में, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ क्या था दोस्तों, कुछ सिख जो कम्युनिटी के लोग थे जो आतंकवादी थे, उन्होंने अमृतसर में जो कि गोल्डन टेम्पल था उस पर कैप्चर कर रखा था, तो उसी पे इंदिरा गांधी ने अटैक करवा दिया था। तो उनके जो रिलीजियस साइट है उस पर भी कुछ क्या कहते हैं चोट पहुंच गया, या फिर उस रिलीजियस साइट को भी बहुत दिक्कत हुई थी। तो इतने सारे सिख कम्युनिटी के लोग इनसे गुस्सा थे, और 1 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों 31 अक्टूबर याद करने के लिए इसलिए भी है कि इस दिन हम लोग नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं दोस्तों? नेशनल यूनिटी डे। क्योंकि इस दिन जन्मदिन भी किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। फिर आते हैं इंडिया के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। इंडिया के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? राजीव गांधी। 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री बनते हैं ये। इंदिरा गांधी की जानते तुरंत ही प्रधानमंत्री बन जाते हैं, और इनको पीस प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है। पीस प्राइम मिनिस्टर, पीस प्राइम मिनिस्टर। ये बहुत ही विनम्र व्यक्ति थे। सबसे ज्यादा इन्होंने पीस अकॉर्ड साइन किए। इन्हीं की टेन्योर में बहुत सारे जो स्टेट्स थे नॉर्थ ईस्ट के इंडिया के पार्ट बने। लोंगो वाला अकॉर्ड भी इन्हीं के टाइम साइन हुआ। बहुत सारी चीजें इनके टाइम हुई थी। दोस्तों राजीव गांधी हमारे देश में दो तीन चीज़ों के लिए फेमस है। बोफोर्स कांड के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि इन्होंने आईटी रिवॉल्यूशन जो था इंडिया में यही लेकर आए थे। क्या कहते हैं, जितने भी जेएनवी के स्कूल से, नवोदय विद्यालय के जो स्कूल से, इन्होंने ही खोला था। और राजीव गांधी ने बहुत सारा काम किया। ठीक, बहुत ही विजनरी इंसान थे दोस्तों। अगर आपको एक बार, अगर मैं इस गांधी परिवार का रिलेशन महात्मा गांधी से कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि एक्चुअली में बात क्या है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो बेटी थी, उनका क्या नाम क्या था? इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू। उनकी शादी किससे हुई थी दोस्तों? फिरोज गांधी से। फिरोज गांधी से उनकी शादी हुई थी। फिरोज गांधी और महात्मा गांधी में कोई रिलेशन नहीं है। इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू और फिरोज गांधी की शादी हुई। इनके दो बच्चे हुए, राजीव गांधी, और दूसरा कौन हुआ? संजय गांधी। संजय गांधी दोस्तों 1980 में ही एक प्लेन क्रैश में इनकी मृत्यु हो गई थी। प्लेन क्रैश क्या, प्लेन खुद ही उड़ा रहे थे। बहुत ही मस्त मिजाज के आदमी थे, और क्या कहते हैं दिल्ली एयरपोर्ट से एक प्लेन लेके हवा में उड़ा रहे थे, और उनका एक्सीडेंट से उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, राजीव गांधी की शादी हुई सोनिया मारियो से, जो इटली की हैं। ठीक, बाद में वो भी सोनिया गांधी बन जाती हैं। उनके दो बच्चे होते हैं, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी। यही फैमिली ट्री है, याद रखिएगा। इसका आपके एग्जाम से कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, पर एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन में बता दिया मैंने, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। आगे बढ़े दोस्तों। राजीव गांधी के टेन्योर में पहले जो वित्त मंत्री थे वो कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। फिर उनकी मिनिस्ट्री बदल दी जाती है, और वीपी सिंह क्या बन जाते हैं? डिफेंस मिनिस्टर बन जाते हैं। और डिफेंस मिनिस्टर बनते ही वीपी सिंह एक बहुत बड़े स्कैंडल के बारे में देश को बताते हैं, मीडिया को बताते हैं, जिसका नाम था बोफोर्स स्कैंडल। बोफोर्स स्कैंडल में क्या होता है दोस्तों? राजीव गांधी पे इल्जाम लगा था कि जो बाहर के देशों से वो हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं, इंडिया जो खरीद रही है, वो बहुत ज्यादा दामों में खरीद रही है, और कुछ पैसा राजीव गांधी खुद भी रख रहे हैं। तो आज तक ये प्रूफ नहीं हो पाया, और राजीव गांधी की सरकार 1989 में इलेक्शन लड़ते हैं। और हाँ, राजीव गांधी जब 1984 में इलेक्शन लड़े थे, तो उनको मैक्सिमम सीट 415 सीट
आज तक इतनी सीट किसी को नहीं मिली, किसी भी सरकार को नहीं मिली है। तो सीट मिली थी क्योंकि उनको सिंपैथी वोट बहुत ज्यादा मिला था। इंदिरा गांधी गई थी। उसके बाद आते हैं वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह दोस्तों जनता दल के थे, और इनको बाहर से सपोर्ट किसने दिया था? बीजेपी ने और लेफ्ट ने आउटसाइड सपोर्ट दिया था। अब आप लोग बोलोगे आउटसाइड सपोर्ट क्या होता है? आउटसाइड सपोर्ट एक पॉलिटिकल साइंस का वो टर्म है जिसमें लोग आपको आपके मत में खड़े होंगे, आपके वोटिंग में साथ देंगे, पर उन्हें कैबिनेट में, यानी कोई उनको क्या कहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, कोई मिनिस्ट्री नहीं चाहिए होती है, तो आउटसाइड सपोर्ट दिया था। ठीक। और आपको पता होगा विश्वनाथ प्रताप सिंह एक ही इन्होंने बहुत महान या फिर जैसे भी कहें काम किया था, जो कहता है मंडल कमीशन। मंडल कमीशन 90 के दशक को दोस्तों मंडल का मंडल की राजनीति का दशक कहा जाता है। मंडल क्या है? मंडल कमीशन क्या था? पीपी मंडल 1979 में एक मंडल कमीशन फॉर्म हुई थी, और उसमें डिसीजन लिया गया था कि डेटा निकालिए आप। तो उन्होंने डेटा सबमिट की थी कि देश में सबसे ज्यादा रिजर्वेशन की जरूरत है आपको, ओबीसी को। ओबीसी को 27% रिजर्वेशन की जरूरत थी। तो ये मंडल कमीशन लागू कर देते हैं, और उसी समय से जो देश की कम्युनिटी ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, उन्हें हर जॉब्स में 27% रिजर्वेशन मिलने लगा। उसके बाद दोस्तों होता क्या है? बीजेपी का राइज होता है। बीजेपी का राइज कैसे होता है दोस्तों? बीजेपी के उस समय लीडर, वो मेन लीडर हुआ करते थे प्रमोद महाजन, दिमाग से बहुत शातिर थे। और उनके साथ कौन कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी, और फिर थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों बीजेपी का फॉर्मेशन 1980 में हुआ है, एक बार बता दूं आपको। 1980 में सबसे पहले एक पार्टी हुआ करती थी, 1951 में बनी थी भारतीय जनसंघ। उसी को तोड़ मरोड़ के बना भारतीय जनता पार्टी, से इंस्पायर होके। मेनली हिंदुत्व की पॉलिसी मानती है, और एक अखंड भारत का सपना लेके चलती है ये पार्टी। फिर होता क्या है कि लाल कृष्ण आडवाणी, जो क्या कहते हैं आपको, सोमनाथ से, जो गुजरात में है, वहां से अपने रथ लेके निकलते हैं, और उनका ये था कि अयोध्या जाके पूजा करेंगे, अयोध्या जाके कुछ शिलान्यास जो भी हो, जो भी आपका टर्म हो, मुझे उस टर्म से मुझे नहीं पता है, चलते हैं। तो बिहार के समस्तीपुर में लालू यादव, जो कि एक लेफ्ट के नेता हैं, उनको हाउस अरेस्ट कर देते हैं, और जैसे ही वो हाउस अरेस्ट करते हैं, बीजेपी अपना सपोर्ट वापस ले लेती है, जनता दल की सरकार गिर जाती है। सरकार गिरते ही कुछ महीनों के लिए फिर आते हैं आपको चंद्रशेखर बाबू। ये जनता दल के ही क्या कहते हैं, एक छोटे से हिस्से से बनाते हैं, अपना सरकार बनाते हैं। ठीक। 10 नवंबर 1990 से 21 जून तक रहते हैं 1991 में। फिर इलेक्शन होती है, और कांग्रेस के एक बहुत ही फेमस लीडर पीवी नरसिम्हा राव आते हैं। तो ये प्रधानमंत्री रहते हैं दोस्तों, तब उस समय देश के वित्त मंत्री कौन होते हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन मनमोहन सिंह दोस्तों एक बहुत मेजर रिफॉर्म लेकर आते हैं एलपीजी का। तो फुल फॉर्म क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। दोस्तों लिबरलाइजेशन क्या होता है? किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया में फिर देश में किसी भी अगर बाहरी कंपनी को सेटअप होना है, तो रूल्स और लॉस को थोड़ा लिबरलाइज किया जाता है, नहीं हल्का कर दिया जाता है, ताकि आराम से सेटअप हो सके। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? गवर्नमेंट कुछ अपने एसिड प्राइवेट सेक्टर्स को दे दे, उसके बदले वो पैसा ले ले। और ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ थॉट, इमोशन, शेयर वर्ल्ड वाइड, जो कहते हैं ग्लोकल। लोकल और ग्लोबल को मिलकर एक नया शब्द बना है ग्लोकल। इंडिया की कनेक्टिविटी हर देश से बढ़ जाए। एक एग्जांपल है कि आज के समय आप देखते होंगे कि कुछ लड़कियां कुर्ती और जीन्स पहनती हैं। कुर्ती जो है एक अटायर है इंडियन 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 कल्चर का, और जीन्स क्या है? वेस्टर्न कल्चर। दोस्तों ब्लू जीन्स सिंबल है कैपिटलिज्म का, यूएसए का। एक टाइम यूएसएसआर में ब्लू जीन्स बैन भी था। आगे बढ़े दोस्तों। उसके बाद 5 साल का टेन्योर रहता है। फिर अटल बिहारी वाजपेयी यानी बीजेपी को मैक्सिमम सीट्स मिलती है। मैक्सिमम सीट इसलिए मिलती है दोस्तों क्योंकि 1992 में एक बहुत फेमस या फिर इनफेमस इंसिडेंट हुआ था। 1992 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद गिरी थी। कुछ क्या कहते हैं लीडर्स उस समय वहां भाषण दे रहे होते, लाल कृष्ण आडवाणी, और कुछ लोग क्या कहते हैं आक्रमण कर देते हैं आपको बाबरी मस्जिद पे, वो तहस नहस हो जाती है। उससे बीजेपी को बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी, शाहबानो केस भी था, और बीजेपी ने फील्ड वर्क बहुत अच्छा किया था। ठीक। पर ये सरकार गिर जाती क्योंकि ये मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाते अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद कौन आते हैं? एच डी देवे गौड़ा। इनका टेन्योर बहुत कम दिनों का था, और कुछ खास नहीं कर पाए थे। इन सबको कांग्रेस ने सपोर्ट किया था। और फिर आए इंद्र कुमार गुजराल। उसमें पॉलिटिक्स या फिर राजनीति जो है ना, वो इंटरेस्ट पे काम करती है।
आपने देखा होगा जनता पार्टी को यहाँ बीजेपी और लेफ्ट एक का सपोर्ट कर रही है। लेफ्ट की आइडियोलॉजी और बीजेपी की आइडियोलॉजी में इतना अंतर है कि आप समझ लीजिए एक खीर है तो एक नींबू है। पर फिर भी साथ क्यों थे यहाँ पे, ताकि कांग्रेस सरकार ना बना पाए। यहाँ पे जनता पार्टी को कैसे जनता दल को कैसे सपोर्ट किया था कांग्रेस ने, क्यों, क्योंकि बीजेपी सरकार ना बना पाए। लोग एक बड़ी पार्टी को एस्टेब्लिश होने नहीं देने के कारण अपनी आइडियोलॉजी के खिलाफ जाके भी वोट कर देते हैं, अपनी आइडियोलॉजी के खिलाफ भी जाके साथ दे देते थे। फिर आता है 1998 और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं 13 महीनों के लिए। 13 महीनों में विभिन्न की सरकार गिर जाती है, और क्या कहते हैं एक सीट से मात्र इनकी सरकार गिरी थी। उसका एक अलग कहानी है, कभी मौका मिले तो सुनाऊंगा, बहुत बड़ा हो जाएगा वरना। ठीक, फिर इसके बाद आपको क्या कहते हैं फिर दोबारा इलेक्शन होते हैं और 5 साल के लिए वापस से अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और उस समय उस इलेक्शन के बाद बहुत तय था कि बीजेपी जीत जाएगी इलेक्शन, पर हार गई इलेक्शन। उस समय शाइनिंग इंडिया वगैरह का नारा दिया था। प्रमोद महाजन इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे और लग रहा था आराम से जीत जाएगा, क्योंकि 3 स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हुए थे, तीनों बीजेपी जीत गई थी और 6 महीना पहले इलेक्शन करा रही थी। बहुत सारा काम हुआ था, गोल्डन कोऑर्डिनेटर बना था, कश्मीर से कन्याकुमारी जोड़ा गया था और ईस्ट से वेस्ट जोड़ा गया था। 4 महीने आपको क्या कहते हैं गोल्डन कोऑर्डिनेटर बने थे, बहुत सारे काम हुए थे। पर दोस्तों हमारा जो देश है ना बहुत ही अलग 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 किस्म का है, इसमें हर वर्ण अलग अलग है। आप अगर बहुत ज़्यादा गरीबों के लिए काम ना करें तो उनका वोट आपसे लूज हो जाएगा। और बीजेपी थोड़ा स्लैंट थी कैपिटलिज्म की तरफ, रोड बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना, इसका फल आगे मिलता, पर उस समय लोगों को ऐसा नहीं लगा होगा, इसलिए फिर वो होती है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि 1998 में बीजेपी नहीं जीतती है इलेक्शन, कौन जीतती है, एनडीए जीतती है। एनडीए कौन है दोस्तों, बीजेपी की एक अलायंस है। फिर आता है 2004। 2004 में कौन इलेक्शन जीतता है दोस्तों, यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसका हेड कौन होता है, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक, कांग्रेस हेड लीड करता है इसे, और 2004 के इलेक्शन जीत जाते हैं। और सबको चौकन्ना करते क्या कहते हैं सबको हैरान करते हुए सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनती है। प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, मनमोहन सिंह। इनके टाइम में 2 बहुत मेन चीज आई, 3-4 में। एक तो आधार कार्ड आया, टेन्योर में आधार कार्ड आया, राइट टू प्राइवेसी आई, और क्या आई, मनरेगा आई। ये बातें आप लोग को ध्यान देने की जरूरत है, ये मेन चीजें या कंट्रीब्यूशन है। ठीक, फिर आया नरेंद्र मोदी का कार्यकाल, और अभी तक से प्रधानमंत्री हैं एनडीए का। इन्होंने बहुत सारी चीजें की हैं। सबसे पहले अगर बात की तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि नीति आयोग का एस्टेब्लिशमेंट किया। नीति आयोग, पुराना जो प्लानिंग कमीशन था उसको हटा के नीति आयोग लेकर आ गए। ठीक, स्वच्छता भारत अभियान, ठीक, जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी। इसके बाद ये लेकर आते हैं आपको, डिमोनेटाइजेशन के बाद आता है फिर ये क्या कहते हैं आर्टिकल 370 को हटाते हैं। फिर आपको ट्रिपल तलाक को हटाते हैं, और एक जो बहुत बड़ा है, जो बहुत अननोटिस्ड है, वो 103rd अमेंडमेंट में क्या करते हैं, आपको लेकर आते हैं क्या, अनरिजर्व के लिए रिजर्वेशन, जो भी ईडब्ल्यू से कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं ये लोग। ये कुछ मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का। आगे बढ़ते दोस्तों। दोस्तों ये थे हमारे सारे प्राइम मिनिस्टर के इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग थोड़ा संविधान में देखते हैं कि प्रधानमंत्री के बारे में क्या दिया है, क्या उनके पावर्स है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक, सबसे पहले बात करें दोस्तों एग्जीक्यूटिव पावर की, ये प्रधानमंत्री क्या क्या पावर एग्जीक्यूट करते हैं, फिर क्या क्या वो लागू कर सकते हैं। द पीएम इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्रधानमंत्री क्या है, गवर्नमेंट के हेड है। ठीक, एंड एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव पावर्स थ्रू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के थ्रू अपने क्या कहते हैं पावर को सारे एक्सरसाइज करते हैं। ठीक, अपॉइंट्स एंड कैन डिसमिस मिनिस्टर्स। जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जैसे कि अभी हमारे देश की जो क्या कहते हैं अगर बात करें, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन है। फिर आप देखिएगा कि अगर होम मिनिस्टर कौन है, अमित शाह है। फिर अलग अलग क्या कहते हैं मिनिस्ट्री हैं, क्या कहते हैं आपको अलग अलग जितनी मिनिस्ट्रीज हैं उनको ये अपॉइंट करते हैं और डिसमिस भी करते हैं। ठीक, चेयर्स कैबिनेट मीटिंग्स एंड कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ डिफरेंट मिनिस्टर्स। ठीक, जितनी भी कैबिनेट मीटिंग होती है इन्हीं की अध्यक्षता में होती है।
आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंट द कंट्री इन नेशनल एंड इंटरनेशनल फोरम, जितने भी देश के क्या कहते हैं आपको देश में और विदेश में जितने भी फोरम होते हैं वहाँ पे भारत का नेतृत्व रिप्रेजेंट यही करते हैं। फिर दूसरा कहता है लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेशन मतलब मैंने आपको बताया था क्या दोस्तों, लॉ बनाने की शक्ति। लेजिस्लेटिव पावर क्या है, लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द पार्लियामेंट एंड प्लेज द क्रूशियल रोल इन लॉ मेकिंग। जो मेजोरिटी पार्टी के क्या होते हैं, ये लीडर होते हैं, हेड होते हैं, ठीक। एडवाइसेस द प्रेसिडेंट ऑन समनिंग एंड प्रोइंग सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, कैन इन्फ्लुएंस लेजिस्लेटिव एजेंडा एंड प्रायोरिटीज, ठीक। प्रेसिडेंट को ये एडवाइस करते हैं कि आप क्या कहते हैं ऑर्डिनेंस लेकर आएं और बुलाएं सबको, क्या कहते हैं जब भी क्या कहते हैं जरूरत पड़ती है, तो लोकसभा राज्यसभा के साथ में सीटिंग होती है, ये यही एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या है दोस्तों, ठीक। ये हिंदी में लिखा है, कार्यकारी शक्तियां और विधायी शक्तियां। कोई भी अगर हिंदी भाषी होगा तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकता है, फिर मैं समझा भी सकता हूँ, जो कि मैंने एक्सप्लेन कर भी दिया है कि प्रधानमंत्री कुछ एग्जीक्यूटिव पावर होते हैं, कुछ लेजिस्लेटिव पावर होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक क्या है दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। इंचार्ज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, जो भी देश में क्या कहते होता है उसके इंचार्ज यही होते हैं, लीडर क्योंकि यही है गवर्नमेंट के, ठीक। कैन अपॉइंट की ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग द कैबिनेट सेक्रेटरी एंड अदर इंपॉर्टेंट ब्यूरोक्रेट्स। जो आज के मेरे विद्यार्थी हैं जिनमें से कुछ कल जाके आईएएस पीसीएस बनेंगे, जब भी आप यूपीएससी क्लियर करते हैं दोस्तों, तो अगर मान लीजिए आप 25 की उम्र में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाते हैं, तो आपकी पोस्टिंग होते 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 अंत में क्या आप बनते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी बनते हैं, किसी एक कैबिनेट के सेक्रेटरी बनते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री हो गया, हेल्थ मिनिस्ट्री हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, आपको क्या कहते हैं डिफेंस डिपार्टमेंट हो गया, उसका कैबिनेट सेक्रेटरी बन सकते हैं। ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, ठीक। दोस्तों जो आपके अभी करंट विदेश मंत्री हैं, वो भी पहले क्या थे कि कैबिनेट सेक्रेटरी थे, पहले वो क्या कहते हैं आपको आईएफएस थे। आगे बढ़ते हैं। ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, जितने भी गवर्नमेंट की क्या कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं उनको यही देखते हैं और लागू करते हैं। अगला क्या है, फाइनेंशियल पावर। प्लेज द पिवटल रोल इन बजटरी प्रोसेस, कुछ खास नहीं है इनका, बहुत ज़्यादा ये सही रोल होता है कि देखते हैं क्या करते हैं, बाकी डिसीजन फाइनेंस मिनिस्टर का अपना होता है। इंश्योर्स फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, चेयर्स द इकोनॉमिक काउंसिल एंड अदर फाइनेंशियल कमिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल कमेटी के जो क्या हेड होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक। कुछ डिफेंस पावर्स है, द पीएम इज द हेड ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। एनएससी के हेड कौन होते हैं, पीएम होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी एनएससी के एडवाइजर कौन है, आपको अजीत डोभाल है, ठीक। टेक्स की डिसीजन रिलेटेड टू द नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस पॉलिसीज एंड द आर्म्ड फोर्सेस। जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह, आपने अगर उरी वगैरह मूवी देखी भी होगी, अपन देखा होगा कि ये बहुत मेन मीटिंग से बैठे थे और फाइनल डिसीजन इन्हीं का होता था। ये हिंदी में लिखा हुआ है दोस्तों, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक। अब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, पर आपको आप लोगों के लिए सहूलियत के लिए एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। क्या है आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 में दोस्तों क्या है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर ये मान लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं और ये प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट जो भी काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे काम करते हैं, ठीक। इनको एडवाइस दिया, इनको पसंद नहीं आया, तो वो ये वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेज देंगे कि एक बार फिर से देख लो इसे। पर ये अगर बोलते नहीं ठीक है, दोबारा ये भेज देते हैं, तो प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा। प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द पीएम एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। इसके सब क्लॉज में यही है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात अंत प्रेसिडेंट को माननी पड़ती है आफ्टर रिकंसिडरेशन, ठीक। अगला क्या है, आर्टिकल 75 डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द पीएम एंड अदर मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है दोस्तों, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पावर्स मैं बताऊंगा कब प्रेसिडेंट को प्रधानमंत्री चुनना ही पड़ जाता है, ऐसे भी कुछ केसेस होते हैं, ठीक। एंड द रिक्वायरमेंट फॉर देम टू बी द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक। पूरा पार्लियामेंट वो कैसे बनेंगे, states that the minister hold office during the pleasure of the president and the council of minister is collectively responsible to the Lok Sabha। जो भी प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं क्या कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, वो सब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लोकसभा के लिए। वो सब आंसरेबल हैं, जितने भी 0 आवर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये आंसरेबल होते हैं लोकसभा को। आगे बढ़े दोस्तों, आर्टिकल 78 specifies the duties of the PM to communicate to the president all decision of the council of ministers relating to the administration of the union and proposal for legislation, ठीक। ये पीएम की ड्यूटी होती है कि प्रेसिडेंट को हर चीज बताते रहे, इन्फॉर्म करते रहे, ठीक, कि क्या क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो रहा है सेंट्रल लेवल पे और क्या क्या प्रपोजल है लेजिस्लेशन के लिए। आगे बढ़ते दोस्तों।
दोस्तों हमारा ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है आपको प्रधानमंत्री के बारे में मैंने जितने इन्फॉर्मेशन दी होंगी, सारे प्रधानमंत्री का नाम आप लिस्ट अब अपने दीवार पे चिपका लीजिए, नोट्स बनाते रहिए, सारे आर्टिकल्स को रिवाइज करते रहिए। अब तक जितना भी कंटेंट आपको पढ़ाया गया है